हेलो, लेसन्स फ्रॉम द हाउस और नवांकुर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण आप सभी जानते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पे गेहूँ ले लीजिए, दाल ले लीजिए, रेत ले लीजिए या आटा को ले लीजिए, ये सब पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं और इन अपशिष्ट पदार्थों को जब हम अलग करते हैं, पृथक करते हैं, तो इसे पृथक्करण कहते हैं। हम पदार्थों से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको पृथक करते हैं। पृथक करने की कई विधियाँ होती हैं। पहले आपको छन्नी में केतली से चाय को छनते हुए देख रहे हैं। छनने के बाद जो चाय है वो कप में आ जाती है और छन्नी में सिर्फ चाय की पत्ती रह जाती है और चाय की पत्ती को अपशिष्ट पदार्थ होता है। इस अपशिष्ट पदार्थों को हम अलग कर देते हैं और जो चाय कप में होती है उसको हम पी लेते हैं। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे में पृथक करते हैं। यानी जब फसल कटती है तो भूसा एक तरह से अपशिष्ट पदार्थ होता है। हम फसल के दरमियान जो फसल हम काटते हैं भूसे को अलग कर लेते हैं और अनाज को अलग कर लेते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है और जो पोहा होता है उसमें यदि मिर्ची है तो हम उसको आसानी से अलग कर लेते हैं। तो यह एक पृथक्करण की विधियाँ होती हैं। अब हम समझेंगे। ये आपको एक यंत्र दिखाई दे रहा है। इसमें हम दूध या दही डालते हैं और पानी डालते हैं, इसको घुमाते हैं तो घुमाने के पश्चात इसमें से मक्खन निकलता है और इस मक्खन को हम गर्म कर देते हैं तो ये घी बन जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम मक्खन प्राप्त कर लेते हैं, घी प्राप्त कर लेते हैं, दूध से पनीर प्राप्त कर लेते हैं, दूध से मावा प्राप्त कर लेते हैं और दूध से ही मठा प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सारणी 5.1 हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं ये आप जरा समझ लीजिए। यहाँ पे 3 कॉलम है। पृथक्करण प्रक्रम, दूसरा उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं। आप ध्यान से देखें। चावल से पत्थरों को पृथक करना, 2 भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। तो इस तरह से हम इस चार्ट को समझ सकते हैं। 5.1 पृथक्करण की विधियाँ यानी जब हम यानी पदार्थों से अपशिष्ट पदार्थ या ऐसे अवयवों को अलग करते हैं जिसकी उस पदार्थ में आवश्यकता नहीं होती है। तो पृथक्करण करने की कई विधियाँ होती हैं जिसमें से हम पहली विधि को समझेंगे। ध्यान दें आप, पहली विधि को हम समझेंगे। पहली विधि है हस्तचयन। हस्तचयन का अर्थ होता है हाथ से चुनना। हम अनाज में से हाथ से चुनकर भूसा,
कंकड़ या मिट्टी को अलग कर देते हैं। इस तरह से हस्तचयन कहलाता है। यहाँ पे ये इंसान आपको हस्तचयन के द्वारा अनाज को साफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से थ्रेसिंग समझें आप। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्य कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्य कणों की संख्या बहुत अधिक होती है। यानी अन्य कणों को हम पेड़ों से या जो बालियाँ होती हैं उनसे अलग करते हैं। अब जब हम गट्ठे बनाते हैं तो उन तैयार गट्ठों को हम इस तरह से पत्थर पर मारते हैं। ऐसा करने से अन्न अलग हो जाता है और भूसा अलग हो जाता है। परिभाषा के रूप में आप देखें थ्रेसिंग। सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। अब अगला विधि है निष्पावन। निष्पावन आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे आपको चित्र के द्वारा दिखाया जा रहा है। पहले हम निष्पावन को समझ लें। एक सूपे में अनाज लेते हैं और उस अनाज को कुछ ऊंचाई से नीचे की ओर गिराते हैं। अनाज चूँकि वजनदार होता है, ये मनुष्य के करीब गिर जाता है और जो भूसा वगैरह होता है हवा के द्वारा अलग ढेरी बना लेता है। परिभाषा के अनुसार आप इसे सुने। किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। यहाँ पे चित्र के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है कि ये महिला निष्पावन की विधि में सूपे से अन्न को नीचे गिराती है। अन्न चूँकि वजनदार होता है इसलिए ये पास में गिर जाता है और जो हल्के भूसे आदि होते हैं हवा में उड़कर अलग ढेरी बना लेते हैं। चालन विधि। कभी कभी हम आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें अपने उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। हम आटा का उपयोग करते हैं। चलनी के द्वारा हम आटा उसमें डालते हैं और आटे को छानते हैं। छना हुआ आटा दूसरे बर्तन में आ जाता है और जो छन्नी में शेष रह जाता है वह चोकर होता है। इस तरह से आटे से चोकर हम छन्नी से छानकर अलग करते हैं। यह आपको चित्र के द्वारा दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार बड़ी छन्नी से आप रेत छनता हुआ देख रहे होंगे। भवन और बड़े बड़े मकान बनाने के लिए हमें रेत की आवश्यकता होती है। इस तरह से हम रेत को छान लेते हैं और चुनाई और प्लास्टर में ये रेत हमारे काम में आता है। निष्पावन, निस्तारण और निस्यंदन विधि ध्यान से देखें। निस्तारण, निस्यंदन और अवसादन। अवसादन क्या होता है आप ध्यान से देखें। अवसादन विधि को समझने के लिए हम एक पात्र में पानी भरते हैं और उसमें अनाज या दाल डाल देते हैं। अनाज या जो दाल होता है वो वजनदार होता है इसलिए तली पे बैठ जाता है और अशुद्धियाँ
पानी में तैरने लगती हैं। जो अनाज या दाल नीचे बैठ जाता है, इस प्रक्रम को अपसादन कहते हैं। इसी तरह से निस्तारण, अपसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। चित्र के द्वारा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चित्र में हम एक बर्तन लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसमें अनाज डाल देते हैं। अनाज नीचे बैठ जाता है और जो अशुद्धियाँ होती हैं वह ऊपर तैरने लगती हैं और सावधानी पूर्वक हम इस अशुद्धियों को दूसरे बर्तन में उड़ेलकर अलग कर लेते हैं। इस तरह से अपसादन और निस्तारण विधि आपको समझ में आ रही होगी। अब निस्यंदन विधि। आपने शुरू में देखा कि एक केतली से जो चाय है उसको हम एक छन्नी के द्वारा छान रहे हैं। छन्नी में जो पत्ती होती है, चाय की पत्ती होती है, वो शेष रह जाती है और छना चाय एक बर्तन में आ जाता है। चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियाँ छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन कहते हैं। यानी निस्यंदन की क्रिया में हम चाय को छानते हैं, छना हुआ चाय दूसरे बर्तन में आ जाता है और जबकि जो चाय की पत्ती होती है वह छन्नी में शेष रह जाती है। इसे अंग्रेजी में फ़िल्टर भी कहते हैं। फ़िल्टर करना। क्रियाकलाप 5 आप देखें जरा। तालाब या पानी का पंकिल जल, यदि ये ना मिल सके तो 1 गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। हम पानी का उपयोग करते हैं। कभी कभी हमारा पानी अशुद्ध होता है और इस अशुद्ध पानी को हम फ़िल्टर या अन्य पृथक्करण विधि से साफ करते हैं। अशुद्ध पानी को या पंकिल जल को हम उबाल कर भी साफ कर सकते हैं। पानी को हम उबाल लेते हैं और उबालने पर जो पानी के कण होते हैं वो फट जाते हैं और सावधानी पूर्वक हम इन धूल के कणों को साफ कर लेते हैं और पानी साफ हो जाता है। दूसरा विधि होता है पानी में फिटकरी मिला देते हैं। फिटकरी से जो धूल के कण होते हैं वो फट जाते हैं और हम इनको अलग कर लेते हैं। चित्र के द्वारा यहाँ पे ये सफाई या साफ करते हुए या पृथक करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। वाष्पन की विधि। वाष्पन विधि बच्चों आप शायद जानते होंगे। वाष्पन विधि एक ऐसी विधि होती है जो पानी को धुआं के रूप में उड़ा देती है। वाष्पन की विधि समझें। जब सूर्य की किरणें पानी पे गिरती हैं तो पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है। जब पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पन की प्रक्रिया कहते हैं या विधि कहते हैं। परिभाषा के रूप में आप देख लें। जल को
उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ समुद्र, पानी, नाला, नाली और नदी वगैरह होते हैं, तालाब, झरने वगैरह होते हैं, गर्मियों के दिनों में सूर्य के ताप के कारण पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है और इस प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। समुद्र के किनारे लहरें किनारे पे आती हैं, लहरों में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं और ये पानी इन गड्ढों में आके भर जाता है। जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो पानी तो वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है, लेकिन जो नमक होता है वह वहीं पे सफ़ेद सफ़ेद जमा हो जाता है और इस नमक को हम अलग करके साफ करके उपयोग में लाते हैं। यहाँ पे संघनन की विधि भी आपको दिखाई जा रही है। केतली में पानी भरकर हम गर्म करते हैं और केतली के नली से धुआं या वाष्प निकलती है। इस वाष्प को हम एक तवे में लेते हैं। तवे पर ये वाष्प छोटी छोटी बूंदों के रूप में जमा हो जाती है। ऊपर हम बर्फ़ रख देते हैं। बर्फ़ के कारण वह पिघलकर दूसरे बर्तन में बूंद बूंद के रूप में इकट्ठा हो जाती है। इस तरह से संघनन की विधि को हम समझ सकते हैं। संतृप्त विलयन। बच्चों, संतृप्त विलयन को आप समझें। आप एक गिलास पानी लें, उस एक गिलास पानी में आप 1 चम्मच नमक डाल दें और पानी को घोलें। नमक घुल जाएगा। फिर हम 1 चम्मच और नमक डालें, फिर घोलें, नमक घुल जाएगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी, यदि हम नमक को डालेंगे तो नमक ना घुल के नीचे तली में इकट्ठा हो जाती है। इसका मतलब है अब यह विलयन संतृप्त है। इस तरह के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते हैं। ध्यान दें आप। संतृप्त विलयन की परिभाषा देखें। कुछ 1 गिलास पानी में हम नमक डालेंगे और नमक को घोलेंगे और अधिक नमक को डालने पर नमक घुलता नहीं है, ये तली में इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। यहाँ पे चित्र में आपको दिखाया जा रहा है, 1 गिलास पानी में नमक को घोल रहे हैं और नमक को जब तक घोलते हैं जब तक नमक घुल जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि नमक को घोलने पर नमक घुलता नहीं है, ये तली में इकट्ठा हो जाता है। तब इस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। बच्चों, यह पाठ मैंने आपको पूरा बता दिया। सारणी 5.2 और देखें। यहाँ पे एक सारणी है, पदार्थ और जल में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा चम्मच के लिए। पदार्थ लेंगे नमक और जल में नमक को घोलेंगे, फिर चीनी लेंगे, फिर चीनी को घोलेंगे और इस तरह से हम विलयन की संतृप्तता को ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, मैंने ये पाठ पढ़ाया। आप सभी को बहुत धन्यवाद।